शुरुआत में क्या होती है ना, पता तो होता नहीं है कि फिर कैसे एक स्टेप बाय स्टेप बाद में सारी चीज़ें पता पता होती है। तो फिर आपने आपने कुछ पहले ही प्लान्स बनाए थे, कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करी? तो आप क्या चैलेंजेस थे आपके प्रिपरेशन जर्नी में और कैसे आपने उन सबको ओवरकम किया? आपका मतलब आपके फैमिली और फ्रेंड्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा आपके सक्सेस और इस जर्नी में? झारखंड तो माइंस एरिया है ना? और फिर आपका बैकग्राउंड कहीं न कहीं रहा है कि ऐसे आप एटमॉस्फेयर में पले-बढ़े हैं। तो क्या एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे आप माइनिंग इंजीनियर का फ्यूचर कहाँ देखते हैं ओवरऑल? Hello everyone, welcome back to Mining Gyan, India's most trusted coaching for gate mining. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंट ईयर में माइनिंग ज्ञान ने बहुत ही कमेंडेबल रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। सो आज हमारे साथ एक ऐसे ही रैंकर प्रेजेंट हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू ऑल मिस्टर रोहित कुमार मंडल, जिन्होंने गेट 2025 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 43 अचीव किया है। So welcome Rohit and heartfelt congratulations to you on your success. Thank you so much, ma'am. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रोहित कुमार मंडल फ्रॉम धनबाद झारखंड। मैं अपना बीटेक एकेएस यूनिवर्सिटी सतना से कंप्लीट किया हूँ। मेरा बैच 2020 टू 2024 है। और मैंने AIR 43 रैंक प्राप्त किया है गेट इंजीनियरिंग में। दैट्स अ रियली गुड रैंक रोहित। आपके हार्डवर्क का आपको रिजल्ट फाइनली मिला है, राइट? सो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है रोहित, या फिर आपने पहले भी अपीयर हुए एग्जाम में? मैम बेसिकली देखा जाए तो प्रिपरेशन के बाद ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। मैम मैंने 4th ईयर में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। बेसिकली उस टाइम अवेयरनेस नहीं था मैम माइनिंग के प्रति, मतलब जिस हिसाब से अभी गेट के प्रति सब लोग जान रहे हैं, उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं। तो हम लोग को भी उतना आइडिया कुछ था नहीं मेरे कॉलेज के इन्वायरमेंट में। तो मैम फिर जैसे 2024 मैंने दिया, तो मैम मैंने रैंडमली फॉर्म भरा था और रैंडमली जस्ट दिया। तो फिर मेरा उस टाइम 20 मार्क्स आए थे। तो मैम फिर उस मार्क्स पे मेरे को कॉन्फिडेंस आया थोड़ा सा कि क्यों ना इस पे वर्क किया जाए ताकि ये और बेटर आ सके। तो फिर जैसे कॉलेज ख़त्म हुआ मैम जून जुलाई में, तो मैंने शुरू किया फिर पढ़ना, प्रिपरेशन करना शुरू किया। तो फिर ऐसा होते गया मैम। मस्त से आपने बहुत ही सिंसियरली प्रिपेयर किया है, जिसका रिजल्ट आज हमें देखने को मिल रहा है। तो रोहित, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने माइनिंग ही एज अ ब्रांच क्यों चूज किया? मतलब आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? मैम एक्चुअली में माइनिंग मेरा चॉइस नहीं था मैम, ये मेरा मतलब ऑप्शन था। मतलब क्या उसको कह सकते हैं, मैंने मतलब शुरुआत में माइनिंग को चॉइस नहीं किया था। मतलब ये लिए हम बस, फिर हमको धीरे धीरे इस सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट आते गया। तो फिर मैंने मतलब इनिशियली मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था माइनिंग लेना, इस फील्ड पे आगे बढ़ना। लेकिन फिर जैसे जैसे मैंने इसको पढ़ा, फिर इसको जाना, तो ये काफ़ी मतलब अच्छा लगने लगा। तो फिर मैंने इस पे आगे काम किया। तो अब आपने शायद फुली इंटरेस्ट डेवलप कर लिया होगा कि अभी भी कुछ ऑल्टरनेट प्लान है? जी मैम, नहीं अभी तो मेरा फुल माइनिंग पे ही फोकस रहेगा। अच्छा, तो आपने लास्ट ईयर ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया, राइट? बट उससे पहले क्या आपको नॉलेज था गेट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग? कि आपको मतलब कैसे इसके बारे में अच्छे से आपको पता चला? मैम जैसे 2023 में लास्ट सेमेस्टर में, मैं जब 8th सेमेस्टर में था, तो धीरे धीरे फिर लोगों से मतलब उस टाइम क्या होता है कि आपको जानना रहता है कि आगे अब लाइफ में क्या करना है। तो मैंने धीरे धीरे लोगों से जानने का प्रयास किया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो फिर सबसे शॉर्टेस्ट पाथ मुझे माइनिंग का गेट ही लगा कि यही सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है सक्सेस का। तो इसीलिए मैम मैंने फिर उस टाइम एग्ज़ाम वैसे मतलब प्रिपरेशन था नहीं तो अच्छा से दे नहीं पाए। लेकिन फिर हम मतलब सोच लिए थे कि जैसे पास आउट होंगे प्रॉपर प्रिपरेशन करेंगे और गेट के लिए हम करेंगे तैयारी। तो आपने प्रिपरेशन कहाँ से करी? सेल्फ स्टडी किया या फिर आपके पीयर ग्रुप का हेल्प मिला, कहीं से कोचिंग ली आपने? मैंने कोचिंग तो लिया, माइनिंग ज्ञान भी लिया, और भी बहुत सारी चीज़ से मुझे हेल्प मिली है। सेल्फ स्टडी भी किया, फिर फ्रेंड्स ग्रुप थे वो लोग से भी मुझे काफ़ी मदद मिली। तो ये सब माइनिंग ज्ञान से भी मुझे बहुत सारी मदद मिली। इनके टीचर्स भी बहुत
आपके टीचर्स बहुत हेल्पफुल है, जी। तो ये सब से मुझे बहुत गाइडेंस मिला और फ़ायदा हुआ। रोहित, जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब गेट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है, बट शुरुआत में क्या होती है ना, पता तो होता नहीं है कि फिर कैसे एक स्टेप बाय स्टेप बाद में सारी चीज़ें पता पता होती है। तो फिर आपने आपने कुछ पहले ही प्लान्स बनाए थे, कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करी? यस मैम। मैम इनिशियली देखिए, मेरा कॉलेज छुट्टी हुआ, मतलब ख़त्म हुआ, तो जून जुलाई तक हो गया था। तो इनिशियली मैंने बस लेक्चर लेना शुरू किया। मैम इनिशियली कोई स्ट्रेटजी नहीं था, कोई आइडिया नहीं था, कोई प्लान नहीं था। ओके। बस मैंने लेक्चर लेते गया, जुलाई अगस्त सितंबर बस लेक्चर लेते गया। फिर मैंने सितंबर आते आते तक रियलाइज़ किया कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है मुझे, मतलब उतना फ़ायदा नहीं हो पा रहा है हमको। मतलब फिर लगने लगा कि कुछ प्लान बनाया जाए, कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाए। तो फिर मैंने मैम एक दिन अच्छे से बैठ के पूरा प्लान बनाया, प्रॉपर रूटीन बनाया, प्रॉपर सब्जेक्ट का रूटीन बनाया कि कैसे क्या किया जाए, ताकि उससे फिर मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, तो उससे मैम काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ। ओके। मतलब मैम प्लान बहुत ज़रूरी है करना। रैंडमली आप बैठ जाते हैं, करते हैं, इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। जी, ये चीज़ आपने बहुत सही कहा रोहित। तो फिर ऐसा जी। रहा। बहुत सारे स्टूडेंट्स वही एंटर तो कर जाते हैं प्रिपरेशन में, बट उनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती और इसके लिए फिर वो स्ट्रगल करते रहते हैं और क्लियर नहीं हो पाता है। बिल्कुल। तो जैसा कि यस मैम। आपकी जो स्ट्रैटेजी रही, तो आपने बोला कि आपने एक रूटीन बनाया था, तो क्या आप डेली टारगेट्स फॉलो करते थे या आपने कोई स्पेसिफिक टाइम शेड्यूल बना लिया था? मैम टाइम शेड्यूल था मेरा हर वीकली का। अच्छा। जैसे ये वीक हम डिसाइड कर लेते थे कि ये वीक क्या क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट करना है, किस पे रिवाइज करना है, कौन सा फॉर्मूला ये करना है, कब टेस्ट देना है, सारा शेड्यूल ऐसे बनाया था। और हर एक वीक जैसे जैसे कंप्लीट होते रहता था, तो फिर नेक्स्ट रूटीन अपने आप बनाते थे। मैम इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होता जी। था। ओके। मैम एक टारगेट बना हुआ रहता था इससे कि वो टारगेट करना है। जब रूटीन ही नहीं रहता था तो फिर कोई टारगेट ही नहीं था, तो फिर मज़ा नहीं आता था। टारगेट होने से एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है ना? एकदम। यस मैम। यस मैम। ओके। और तो फिर आपने क्या-क्या स्टडी मटेरियल्स फॉलो किया? आपके मतलब बेसिक रिसोर्सेज कहाँ रहे जहाँ से आपने शुरुआत करी? शुरुआत में मैम मैंने जैसे वीडियो लेक्चर बोला आपने कि आपके वीडियो लेक्चर मैंने सारा देखा। और फिर माइनिंग ज्ञान बहुत सारे बुक भी प्रोवाइड किए थे, वो सब भी बहुत हेल्पफुल था। फिर मैंने PYQ लगाया, क्वेश्चंस में जा रहे जैसे जैसे क्लास में क्वेश्चंस कराए जाते थे, तो वो सब को भी मैंने अच्छे से फॉलो किया। और फिर मैम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि सेल्फ प्रॉपर नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। मतलब खुद के हाथ के नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फार्मूला बुक बनाया मैंने, प्रॉपर रिवीजन किया, प्रॉपर टेस्ट दिया, ऐसे ही फिर चलती गया। तो फार्मूला बुक पे भी होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पे क्या करते हैं, नोट्स के चक्कर में एक लिखते जाते हैं और वो इतनी लंबी नोट्स हो जाती है कि लास्ट में वो इतना यूज़फुल नहीं रह जाता है ना? तो कैसे थोड़ा सा नोट्स कैसे बनाना चाहिए वो आप बताइए। यस मैम। मैम इनिशियली देखिए क्लास जैसे चलता था उसी के अकॉर्डिंग हम नोट्स बनाते थे, जैसे जैसे क्लास चलता था। लेकिन फिर सितंबर जैसे जैसे टाइम बीतते गया मैम, तो फिर लास्ट में पता चला कि जब कि लास्ट का 1-2 महीना बचेगा तो हम सारा नोट्स एक साथ नहीं देख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए भी हम एक अलग शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैम। अच्छा। एक डायरी में अलग शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जिसको मैम बहुत मतलब मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट है, वो 20 पेज का सब्जेक्ट है, तो उसको इतना मिनिमाइज कर दिए कि 3 से 4 पेज में वो कवर हो जा रहा है। तो उससे मैम वो काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ। जी। तो एक नोट मेकिंग भी एक आर्ट होता तो है। मैम एकदम मैम। और आप जैसे कि अभी आपने बोला कि आपने PYQs भी कहीं ना कहीं देखे थे, तो PYQs का क्या रोल होता है प्रिपरेशन में? मैम सबसे बड़ा रोल PYQ का ही होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि PYQ मतलब गेट माइनिंग में क्वेश्चन PYQ के बेस में ही बनता है। हर साल हम लोग जैसे नोटिस करेंगे तो 40-50% ऑलमोस्ट PYQ रहते हैं। इस बार तो बहुत ज़्यादा PYQ से क्वेश्चन टाइप का था। ओके। तो मैम इस साल ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन इजी था, लोग कह रहे हैं क्वेश्चन इजी था, लेकिन इस साल क्वेश्चन क्या था कि PYQ के बेस में था। लोग मतलब उसको देखे हुए थे, इसलिए उनको इजी लगा। ओके।
तो वही मैम सब कुछ से हम यही कहना चाहेंगे कि पीवाईक्यू एकदम बनाना ही है, हर एक क्वेश्चन पे जाना है मैम। और क्या है कि गेट माइनिंग में क्वेश्चन लिमिटेड है मैम, बहुत वास्ट सब्जेक्ट नहीं है, तो हम लोग उस पर काम इजीली कर सकते हैं, तो इसीलिए पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ। तो रोहित, आपके पास एक इनफ टाइम था प्रिपेयर करने के लिए, राइट? तो आपने नोट्स बनाए, प्रॉपरली मटेरियल्स जी ऑर्गेनाइज मैम। किए, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ना टाइम कांस्टेंट होता है। तो क्या वो बिना नोट्स बनाए सिर्फ कोचिंग मटेरियल्स को यूज़ करके क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम? मैम वो डिपेंड करता है कैसा स्टूडेंट है। मोस्टली स्टूडेंट के लिए नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने भी जैसे देखा कुछ कुछ बच्चे बिना नोट्स के ही क्रैक कर ले रहे हैं मैम, वो सब मतलब एक यूनिक केस है मैम, सबके साथ ऐसा नहीं हो पाना पॉसिबल नहीं है। ये मतलब ये कंसेप्ट बहुत गलत है कि बिना नोट्स के ही हम गेट क्रैक करेंगे। नोट्स मैम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूरा माइंडसेट बना हुआ रहता है उसमें, मतलब हमको कभी भी कोई भी चीज़ का ज़रूरत होगा तो हम आसानी से नोट्स खोल के देख सकते हैं। अपना हैंड रिटन नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैम। ओके। और एक होता है जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप रिलीजियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, पूरा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट एक सेल्फ असेसमेंट ज़रूरी होता है ये जानने के लिए कि क्या आपका जो प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शन में है या नहीं। तो उसके लिए मॉक्स इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो क्या मॉक्स आपके लिए हेल्पफुल रहे सेल्फ असेसमेंट? बहुत ज़्यादा अच्छा, तो अब कैसे आपने मैम। यूटिलाइज़ किया? जी। यस मैम। मैम जैसे कि बहुत बच्चे की सोच है कि मॉक हम लोग लास्ट में दें, जनवरी फरवरी में दें, एग्ज़ाम के नज़दीक में दें, तो ये मैम ये कंसेप्ट बहुत गलत है मैम। मेरा ये स्ट्रेटजी था कि मैंने सितंबर से ही मॉक लगाना शुरू कर दिया था, और भी मेरे पास बहुत सारे मॉक के सोर्स थे, तो मैंने सारा मॉक लगाना शुरू कर दिया था। मॉक से क्या होता है ना मैम कि मान लीजिए पढ़ते गए तो अपना एसेसिंग नहीं हो पाता है, क्या हम कर रहे हैं वो पता नहीं चलता है। मॉक देने से क्या होता है कि अपना गलती पता चलता है, तो हम उस सब्जेक्ट पे उस चीज़ पे हम वर्क कर सकते हैं। ये सब चीज़ पहले ही करेंगे, मान लीजिए जैसे मैंने सितंबर से ही करना शुरू कर दिया, तो ये हम पहले ही कर दिए थे, तो हमको बहुत इनफ टाइम मिल गया उस चीज़ को सुधारने में। जैसे बहुत सारे बच्चे जनवरी फरवरी में ये काम करते हैं, तो उसको वो टाइम नहीं मिल पाएगा सुधारने में, उसको अच्छा कंसेप्ट बिल्डअप करने में। तो मेरे पास इनफ टाइम था कि इसीलिए मैं सबसे यही बोलना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ असेसमेंट के लिए। और चलिए मान लेते हैं कि अगर एक स्टूडेंट की पूरी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी है ना, बट एट द एंड उस एग्ज़ाम डे पे उसका यस मैम। परफॉर्मेंस मैटर करता है ना, और तो फिर एग्ज़ाम डे पे बहुत ज़्यादा यस मैम। बहुत यस मैम। ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, एक कामनेस ऑफ माइंड चाहिए होता है। तो आपने वो कैसे मैनेज किया? एग्ज़ाम डे नर्वसनेस कैसे आपने मैनेज किया? मैम नर्वसनेस तो फ्रैंकली बोला जाए तो मेरे अंदर भी बहुत था, लेकिन मुझे लोग समझाएं भी बहुत सारे कि एकदम इसको मॉक की तरह लो, ये लो। मैं भी यही कहना चाहूँगा सबको कि मॉक की तरह ही लेना चाहिए। मेरे अंदर भी नर्वसनेस मैम बहुत ज़्यादा थी। हुआ क्या था मैम कि इस कदर नर्वसनेस था, मैंने जैसे मैम एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मैंने गया था वहाँ एग्ज़ाम देने सेंटर पे, तो पहले पहले का पोर्शन होता है कि एप्टीट्यूड देना रहता है, 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड है। तो मैम सारा मतलब ऐसा नहीं था कि एप्टीट्यूड हार्ड था, लेकिन सारा मैंने देखा है स्टार्टिंग में फर्स्ट राउंड में। तो एप्टीट्यूड देखा तो मैम 15 मार्क्स में मतलब एक क्वेश्चन भी हमसे नहीं बना। फिर मेरा कॉन्फिडेंस पूरा लो हो गया कि क्या हो रहा है, एक भी नहीं बना का है, मतलब इस हिसाब से प्रेशर था मेरे अंदर। तो फिर मैंने सोचा कि एप्टीट्यूड छोड़ते हैं, माइनिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर माइनिंग बना, धीरे धीरे बनते रहा। अब मैम फिर से मैंने सेकेंड राउंड आया एप्टीट्यूड, तो फिर से धीरे धीरे सेकेंड राउंड आया एप्टीट्यूड, तो फिर से मेरे से बनने लगा। तो बनने लगा एप्टीट्यूड, फिर से मेरे को बहुत इजी लगने लगा, मतलब जब दूसरा बार उसको देखे, मतलब उस टाइम फिर प्रेशर थोड़ा कम हो गया था मेरे अंदर। जब क्वेश्चन बना कॉन्फिडेंस आया, तो मैम इतना फिर सबसे बेस्ट मेरा एप्टीट्यूड ही गया मैम। 15/14 आया मैम मेरा एप्टीट्यूड में। वो एक डेफिनेटली है कि एप्टीट्यूड वाला पार्ट कहीं ना कहीं रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट? यस मैम, एकदम एकदम। और बाकी एग्जामिनेशन में लाइक जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मस्ट डन है, उसको तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए?
मतलब वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं? कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? मैम मैक्सिमम क्वेश्चन तो हम लोग जैसे कि एक्सपेक्ट किए थे इस बार भी कि रॉक मैकेनिक्स को नहीं छोड़ना चाहिए, माइंड मेथड को नहीं छोड़ना चाहिए, माइंड मशीनरी इम्पॉर्टेंट ये सब सब्जेक्ट है, माइंड डेवलपमेंट, सिस्टम इंजीनियरिंग, ये सब सब्जेक्ट्स में हम हर साल मैक्सिमम क्वेश्चन आ ही रहे हैं जिस हिसाब से ट्रेंड बन गया है। तो ये सब क्वेश्चन एकदम मैम करना ही चाहिए स्टूडेंट को। ओके। और उनमें से कैसे क्वेश्चंस आते हैं? लाइक न्यूमेरिकल ज़्यादा है या फिर लाइक सुपरफिशियल बेसिक्स क्वेश्चंस हैं? मैम न्यूमेरिकली है मैम, बेसिकली देखा जाए तो मेरा भी थ्योरी ऐसा कुछ स्ट्रांग है नहीं, मेरा न्यूमेरिकल पार्ट भी थोड़ा स्ट्रांग है। तो मैम गेट में न्यूमेरिकल पार्ट स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपका अच्छा क्वालिफाई कर पाएंगे आप। थ्योरी बेस से मैम बहुत लिमिटेड क्वेश्चन रहते हैं थ्योरी में, तो ये सब पोर्शन बड़े पोर्शन बेसिकली ज़्यादातर न्यूमेरिकली बेस्ड रहते हैं। ओके। और आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस के लिए, वो आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? ड्यूरिंग एग्ज़ाम एग्ज़ाम में या फिर थ्रू आउट प्रिपरेशन क्या टेक्निक्स आपने यूज़ किए सो दैट आप अच्छे से एक्यूरेट आंसर्स तक पहुंच सकें? जिसमें ड्यूरिंग एग्ज़ाम मेरा ये स्ट्रैटेजी था कि मेरे को पहले ये बनाना था कि पहले थ्रू आउट पूरा क्वेश्चन पे जाना था। तो फिर पहले मेरा मतलब बहुत सारे होते हैं क्वेश्चन बड़ा रहता है जिसको देखने से ही इंसान को डर लगने लगता है। तो फिर मेरा ये स्ट्रैटेजी था कि हर क्वेश्चन को देखें, कम से कम जो लगे कि इजीली बन सकता है उसको पहले अटेम्प्ट करें, जो हार्ड है उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दें। तो ऐसे करते करते मैंने लगभग 2 से 3 राउंड मैंने क्वेश्चन को बनाया, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन 3 राउंड में मैंने बनाया। पहले मैं इजी टचअप में किया, उसके बाद फिर मॉडरेट हार्ड, फिर लास्ट राउंड में मैंने हार्ड को अटेम्प्ट किया। तो इसी तरह से यस मैम। जी, और ये स्ट्रैटेजी काफ़ी इफेक्टिव भी रहती है जब आप राउंड अप्रोच फॉलो करते हैं। यस मैम एकदम। और यस मैम। तो रोहित, आपको क्या लगता है अभी, जैसे अगर मैं रीसेंट ट्रेंड्स देखूं तो गेट के लिए एक होता है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और माइनिंग, तीनों ब्रांचेज ही टफेस्ट माने जाते हैं, है ना? तो अकॉर्डिंगली देखें तो माइनिंग में कितना Yes. कंपटीशन है अभी, क्या लगता है आपको? मैम सबसे ज़्यादा कम कंपटीशन मेरे को तो माइनिंग ही लगता है। माइनिंग ही मतलब बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है। मतलब अब ये हो गया कि यदि आप माइनिंग में हैं, ब्रांच लिए हैं और आपने गेट नहीं निकाला तो फिर आपने कुछ नहीं किया। मतलब मैम सबसे इजी सक्सेस वाला पाथ यही मुझे लगता है। तो ऐसा कुछ ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है माइनिंग फील्ड में, उतना लोग हैं भी नहीं, तो आप आसानी से इसमें आएँ और एक सीट ग्रैब करें। बट अभी ऐसा है ना कि कंटिन्यूसली वैकेंसीज आ रही है, तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं कि माइनिंग ऑप्ट करना चाहिए, राइट? सो जैसे आपने तो कहा था कि यस मैम। पहले आपको थोड़ा इंटरेस्ट नहीं था, बाद में जब आप इस ब्रांच में आ गए उसके बाद इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो फिर आगे के क्या प्लान्स हैं, मतलब आप यस मैम। फ्यूचर में क्या अभी क्या सोच रहे हैं? मैम फ्यूचर में जैसे ही मेरा गेट क्रैक हुआ तो आशा करते हैं कि कोल इंडिया इस बार भी वैकेंसी निकाले, और मैं कोल इंडिया की ओर ही जाना चाहता हूँ। मतलब बेसिकली पीएसयू में ही जाना है मुझे। ओके। तो यही प्लान है मेरा। और आपकी अगर मैं जर्नी की बात करूँ तो माइनिंग एज अ ब्रांच, अभी तो आप पास आउट है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा थ्रू आउट माइनिंग इंजीनियरिंग? क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मैम बहुत अच्छा था, बहुत नया नया चीज़ सीखने मिला मुझे, बहुत चीज़ आइडिया नहीं था मैम। जैसे मैंने कॉलेज में घुसा तो मेरे को माइनिंग के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, फिर धीरे 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 जब आइडिया हुआ फिर मैंने इधर उधर देखा, तो मैम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मैम। मतलब फील्ड वर्क है लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो इसीलिए फिर थोड़ा ज़्यादा सेल्फ इंटरेस्ट भी जागने लगा। ओके। तो आप बेसिकली सतना से ही बिलोंग करते हैं? नो मैम, आई एम फ्रॉम धनबाद झारखंड। अच्छा, ओके। सो अभी आप सतना के कॉलेज में, आई मीन सतना के कॉलेज से पास आउट है ना? जी मैम, जी मैम। ओके। सो क्या आपको वहीं से पास आउट हूँ। झारखंड तो माइंस एरिया है ना? और फिर आपका बैकग्राउंड यस कहीं मैम, ना यस कहीं मैम। रहा है कि ऐसे आप एटमॉस्फेयर में पले बड़े हैं, तो क्या एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे आप माइनिंग इंजीनियर का फ्यूचर कहाँ देखते हैं ओवरऑल? बेसिकली देखा जाए तो मैम कॉलेज से पहले हम माइनिंग के बारे में कुछ मेरे को आइडिया नहीं था। मैं धनबाद में रहता हूँ लेकिन मैंने माइंस तक नहीं देखा था धनबाद में भी रह के। अच्छा। तो फिर कॉलेज में जाने के बाद मुझे जैसे यस मैम,
तो कॉलेज में जाने के बाद मुझे आइडिया हुआ, मुझे फिर उसके बाद पता चला कि धनबाद बहुत ज़्यादा फेमस है माइंस के लिए ही, यहाँ बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड माइंस, ओपन कास्ट माइंस ये सब चलते हैं, तभी मेरे नॉलेज हुआ। और फिर मैम जैसे कि आप बोल रहे हैं फ्यूचर क्या है इस चीज़ का, जैसे जैसे मैम पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हर चीज़ का डिमांड भी बढ़ेगा मैम, मिनरल का डिमांड बढ़ेगा, बिल्कुल। तो मैम क्या होता है ना कि माइनिंग बंद होने वाला चीज़ है नहीं जी। मैम, इससे हम लोग मतलब आगे इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मैम ये अच्छा है, स्कोप अच्छा है माइनिंग में। ओके। और डेफिनेटली स्टूडेंट्स अभी आएंगे, माइनिंग ऑप्ट करेंगे इस बेसिस पे। एकदम मैम आएंगे ही। सो रोहित, मैं जानना चाहूँगी कि आपने अब थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपने हो सकता है कि बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करी हो, तो आप क्या चैलेंजेस थे आपके प्रिपरेशन जर्नी में और कैसे आपने उन सबको ओवरकम किया? मैम सबसे पहला डिफ़िकल्टीज़ यही था कि आपको आपके कॉलेज ख़त्म होने के बाद आपके पास कोई जॉब नहीं है हाथ में, मतलब अच्छा जॉब नहीं है, प्राइवेट जॉब तो है, लेकिन मेरे को यही था कि अच्छा सेटल होना है, यदि माइनिंग ही चूज़ किए हैं तो अच्छा लाइफ चाहिए था। तो फिर सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी ये था कि बहुत सारे दोस्त जो थे, मेरे फ्रेंड्स थे, उनका बहुत सारा का प्लेस्ड हो गए थे वो। ओके। तो बेसिकली मैम सबका सोसाइटी से भी एक्सपेक्टेशन यही रहता है कि आपका कंप्लीट हो गया तो आपका जॉब फिक्स है, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं, तो सोसाइटी से मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर था मैम, सब लोग पूछने लगे थे, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था, डर था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। खुद में भी पढ़ते थे तो बहुत बार डाउट भी आने लगा था कि ये बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा, कि मैम पढ़ना भी मैम इतना घर में बैठ के पढ़ना भी इजी टास्क नहीं है मैम, बहुत सारा प्रेशर झेलना पड़ता है, समाज क्या बोलेगा, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, अभी तक पढ़ ही रहा है, तो ये सब डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ा था। सो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों से क्या होता है ना, बहुत ही एक लो फेज आ जाता है लाइफ में, है ना? तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है यस मैम, जो यस आपको मैम। मोटिवेट करती है, जो आपको इंस्पायर करती है कि नो यू हैव टू डू इट, ऐसा। सो आपको किस चीज़ से मोटिवेशन मिला और किस चीज़ से आप ऐसे अपग्रेडेड रहे हमेशा? यस मैम, ये सब चीज़ से काफ़ी आदमी लो हो जाता है मैम, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस होने लगता है, लेकिन क्या है ना कि अपने पेरेंट्स के सेक्रीफाइस को देखते हैं ना मैम जब, तो बहुत ज़्यादा अंदर से लगता है कि नहीं कुछ तो करना है इनके लिए, बहुत ज़्यादा मैम इन्होंने सेक्रीफाइस भी किया है हमारे लिए कि इनको पढ़ाना है। ऐसा मैम मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ, तो ऐसा कुछ ज़्यादा पैसा वगैरह नहीं है मेरे पास, तो मैम ये सब सारे बहुत पापा मम्मी बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं, बहुत सारे सपने भी देखे थे, तो वो सब को देखते हुए ही मैंने तो ठान लिया था कि नहीं मुझे निकालना है ही कैसे भी करके, अपने पापा मम्मी का नाम रोशन करना ही है। वो डेफिनेटली आपने एक स्टेप तो ले लिया है और हम बिल्कुल विश करते हैं कि आपका जल्दी से प्लेसमेंट हो अच्छे पीएसयूज में और आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकें, राइट? तो रोहित, जैसे कि आप शायद घर पे रह के अभी प्रिपेयर कर रहे थे, तो फैमिली के साथ रहना एक कंफर्ट एटमॉस्फेयर होता है, राइट? तो आपका मतलब आपके फैमिली और फ्रेंड्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा आपके सक्सेस और इस जर्नी में? मैम बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा फैमिली का भी और फ्रेंड्स का भी। फैमिली का मैम जिस हिसाब से वो लोग मुझे एक सेपरेट सब कुछ दे दिए थे, पूरा फ्रीडम दे दिए थे कि तुम पढ़ाई के लिए तुमको जो भी करना है तुम करो, तुमको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा। बहुत कुछ उनने सेक्रीफाइस भी किया, कहीं जाना बंद कर दिया बाहर, मुझे भी कुछ बोलना बंद कर दिया। फिर जहाँ तक मैम फ्रेंड का बात आता है, मैम फ्रेंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। मैम हर चीज़ फैमिली से शेयर नहीं किया जा सकता है, कुछ लाइफ में प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए इस बीच में, तो फ्रेंड से भी बात करते थे, फिर उन्होंने अच्छा डायरेक्शन बताया, अच्छा बात बताया कि कैसे क्या करना है, मोटिवेशन दिया कि नहीं ये करो तुम कर सकता है, ऐसा ऐसा। तो मैम बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा फैमिली और फ्रेंड्स में। तो रोहित, अगर हम सम अप करें तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं और डेफिनेटली इस वीडियो को देखेंगे, है ना? तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स है अपने एक्सपीरियंस से? सबसे पहला मैसेज तो यही देना चाहेंगे कि आप पढ़ो तो स्टार्टिंग से ही, जैसे मेरा गलती हुआ था कि हम स्टार्टिंग से स्ट्रेटजी को नहीं अपना पाए, तो आप लोग स्टार्टिंग से ही स्ट्रेटजी अपनाओ, कैसे क्या करना है, प्रॉपर खुद का नोट्स बनाओ,
प्रॉपर एक रिवीजन करो, मतलब ऐसा नहीं है बस पढ़ना ही है, उसको प्रॉपर रिवीजन करना है, प्रॉपर फार्मूला रिवाइज करना है, प्रॉपर टेस्ट देना है, टेस्ट भी देना है तो पहले देना है। तो मैम पूरा फोकस्ड रहो, आप सक्सेस ज़रूर होंगे। जी। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है गेट माइनिंग निकालना, इजी ही है, पढ़ने से मैम सब कुछ मिल सकता है। दिक्कत भी होता है तो फिर प्लेटफॉर्म है जैसे माइनिंग ज्ञान प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जी। इनका टेस्ट भी मैम बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग है। थैंक यू सो मच रोहित, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और वी आर वेरी प्राउड ऑफ योर सक्सेस, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी पहचान है। और आपका ये जो वीडियो है, आपकी पूरी स्ट्रैटेजी और जर्नी हमारे बाकी एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू अस। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू रोहित।